तो एक्चुअली में प्रीवियस जो लेक्चर एक बनाए थे, करीब 30 मिनट का वीडियो था वो। 30 मिनट की वीडियो में हम बताए थे आपको घटना चक्र एक बुक अगर आपके पास होगा तो आप लोग उसको लेके रख लीजिए। दृष्टि का जो है ना आता है ना, आई दृष्टि का, उसी का वही उसी बुक को जितना इम्पोर्टेंस है, जितना इम्पोर्टेंट नोट्स है, क्योंकि देखिए अगर इतना बड़ा वर्ड लिखा हुआ है नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड ट्रेन सेवा वगैरह वगैरह, क्वेश्चन तो ये आने वाला है नहीं। अब मान लीजिए यहाँ से लेकर नई विश्व स्तरीय से लेकर आपको अगर यहाँ तक पढ़ना पड़ जाए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से होगी, ये सब कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है। जैसे कि तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन पहला ये है, नमो भारत ट्रेन जो है, नमो भारत ट्रेन भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि यह क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली के माध्यम से चलने वाला है। पहला ये है। दूसरा आपको समझना ये होगा कि देखिए इसके माध्यम से 8 RRTS गलियारे निम्नवत है, यानी कि 8 गलियारों का निर्माण किया जाएगा। 8 गलियारा कौन कौन सा है, क्योंकि देखिए पिछली बार भी क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। पिछली बार ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो हम लोग चलते हैं। तो 8 गलियारा कौन कौन सा है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ है, दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर है, दिल्ली से पानीपत है, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल पलवल है, गाजियाबाद खुर्जा है, दिल्ली बहादुरपुर गढ़ रोहतक है, गाजियाबाद हापुड़ और दिल्ली शाहदरा बड़ौद। उसके बाद देखिए ये सब इतना सब कुछ लिखा हुआ है ना कि प्रधानमंत्री ने ये किया, प्रधानमंत्री वो किया, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। क्योंकि आज अधिकांश जो जितना भी मतलब ये आता है कि योजना वगैरह आता है, सब पीएम के नाम से आ रहा है, पता नहीं क्यों पीएम के नाम से आ रहा है ना। तो क्या जो भी है अब देखिए आपको ये सब भी कोई इंपॉर्टेंट खास नहीं है। अगर आप लोग इसको पढ़ने लग जाते हैं ना, तो देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, एग्जाम में आने वाला है नहीं ये सब चीज़, ठीक है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा ये सब कौन पूछेगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा ये सब कौन पूछे बताइए ना। ये 82 82.15 किलोमीटर ये सब पूछने वाला कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो खैर नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए गांगे डॉल्फिन को आप लोग नेशनल स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पर, दोनों स्तर पर तैयार कर लीजिए। क्योंकि अभी चाइना का एक नदी है, नदी का नाम अभी याद नहीं पड़ रहा क्योंकि लेकिन वहाँ पर एक बेजी नाम का डॉल्फिन पाया जाता था, बेजी नाम का, जिसको 2005 या 2006 में उसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर से ये चर्चा में बना हुआ था। तो अगर गोंगे गंगे डॉल्फिन का बात आता है तो गंगे डॉल्फिन के साथ साथ आप लोग चाइना का जो बेजी डॉल्फिन है इसके बारे में आप लोग दिमाग में रख लीजिए। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दी कि बेजी डॉल्फिन के बारे में याद रख लीजिए कि बेजी डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है, तो ये चीन में पाया जाता था, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग गंगा डॉल्फिन के बारे में बात करते हैं तो ये खारा और पानी या खारा और मीठा पानी दोनों में पाया जाता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। यूपीएससी वाला ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए हाँ देखिए देखिए बेजी डॉल्फिन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। बेजी डॉल्फिन कहाँ पाया जाता था, तो ये चीन में पाई जाने वाली बेजी डॉल्फिन है, ठीक है। सिंधु नदी में पाई जाने वाला कौन सा डॉल्फिन, उसका नाम है भूलन। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, मैच द फ्लोइंग नहीं आएगा, ठीक ना, कि बेजी डॉल्फिन जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये सिंधु में पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो सिंधु नदी में पाए जाने वाला जो डॉल्फिन उसका नाम है भूलन, ठीक है। बस ये हो गया। अब देखिए अमेजन नदी में पाए जाने वाला जो डॉल्फिन उसका नाम है बोटो, बोटो डॉल्फिन पाया था, ठीक है। देखिए 2006 में चीन की नदी डॉल्फिन को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ये बताया ना कि चीन का जो नदी डॉल्फिन है ना उसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन बीच बीच में इसको पाया जाता है ना, इसलिए इसको इसको इसका इंपॉर्टेंस बना हुआ रहता है हमेशा, ठीक है। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में, अब देख लेते हैं। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन विभाग द्वारा गोंगे डॉल्फिन को प्रदेश की जलीय जीव, याद रखिएगा जलीय मछली नहीं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा घुमाने के लिए आ सकता है, जलीय मछली के रूप में मान्यता दिया गया है, तो ऐसा नहीं है, जलीय जीव है ये, ठीक है, ऐसा कुछ है। फिर देख लेते हैं जैसे कि जलीय जीव के बारे में मान्यता दिया है, उसी प्रकार से 2008 में जो है गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार ने भी राज्य का जलीय पशु के रूप में मान्यता दिया था, ठीक है। थोड़ा लाइट थोड़ा कम कर लेते हैं इसका, है ना, 1 मिनट मुझे समय दीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए फिर ये हो गया, असम सरकार ने भी 2008 में इसको मान्यता दिया था, ठीक है। अब देखते हैं, अब आपको हम क्यों बताएं कि ये जलीय जीव है, जलीय मछली नहीं है। इसलिए बताएं क्योंकि उत्तर प्रदेश का जलीय मछली कुछ अलग है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जलीय मछली क्या है देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश का जो जलीय हमें राज्य का जो मछली है उसको कहते हैं चितला, चितला फिश है, उसी को हम लोग इंडियन फैदर बैक भी कहते हैं। बिहार का देसी मांगूर है, ठीक है। ये सबको क्या ही पढ़ाएंगे अब देखिए
डॉल्फिन का आपको आईयूसीएन कैटेगरी में देखना पड़ेगा कि इसको लाल सूची में, इसको क्या आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसको संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड का श्रेणी में रखा गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। ठीक है, यही सब आपको इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ पढ़ना इसमें नहीं होता। ठीक है, अब देखिए अभी हाल ही में 2023 में, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि देखिए 21 नवंबर 2023 का घटना है। घोल मछली का जो है इसको गुजरात का राज्य मछली के नाम से इसको आगे बढ़ाया गया था ना, मतलब इसको घोषित किया गया था राज्य मछली के नाम, तो राज्य मछली के रूप में इसको घोषित किया गया था। उसका नाम है घोल मछली। घोल मछली कहाँ का है? तो गुजरात का है। समझ में आ गया? बस यही इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ने चल गए, तो कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। घोल मछली को वैज्ञानिक नाम ये सब है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर एक दो चीज़ और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। बिहार में जो बीपीएससी वगैरह एग्जाम देते हैं ना, जैसे कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो भी इम्पोर्टेंट, उसको भी अधिसूचित किया गया था गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में, है ना। तो ये सब कुछ है। 5 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, मे भी आ सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि आ ही जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। नैपुण्य पहल को ही एक वर्ड में कहा जाता है अग्नि। क्वेश्चन अगर आ जाए कि आयुर्वेदिक ज्ञान के क्षेत्र में, या फिर ऐसा नॉर्मल सा आ जाएगा ना, सीधी बात है कि अग्नि पहल, AGNI, अग्नि पहल क्या है? अग्नि पहल क्या है? आप लोग सोचेगा अग्नि पहल, अग्नि अग्नि तो अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 5 जो है प्रक्षेपित यान वगैरह है, ये सब रॉकेट वगैरह है। तो ऐसा नहीं है। अग्नि पहल को हम लोग नैपुण्य पहल ही कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल को ही हम लोग अग्नि पहल के नाम से लॉन्च किया गया है, दिल्ली सरकार ने किया। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अग्नि पहल का उद्देश्य क्या है? चिकित्सा में नवाचारी अभ्यासों को जोड़ने के लिए, रोगी से जुड़ी विभिन्न स्थितियों के अनुभव को की जानकारी को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये सब कुछ है। ये सब अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो ही ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तो हम लोग प्रीलिम्स को देख के चल रहे हैं, तो प्रीलिम्स को ही देखना है। ठीक है, देखिए क्या है, फिर हम लोग का नेक्स्ट है भारतीय भेषज संहिता आयोग, PDG का सदस्य। हम लोग के लिए सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है कि 3 या 4 देश था, जैसे कि जापान था और कौन कौन था। देखिए यहाँ पर देखिए, अमेरिका है, यूरोप है और जापान है। यानी कि ये जो PDG के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग ना, फार्माकोपिकल वार्ता समूह, यानी कि फार्माकोपिकल वार्ता समूह PDG का बात कर रहे हैं। ये PDG जो है पहले 3 ही देश में था, अमेरिका था, यूरोप था और जापान में था। अभी पहली बार इसका बैठक किया गया है भारत में। समझ में आ गया? भारत में इसका बैठक किया गया है, न्यू दिल्ली में किया गया मेरे साथ। ठीक है, तो भारत जो है भेषज संहिता PDG का सदस्य बन गया, यानी कि भारतीय भेषज संहिता आयोग जो है ये PDG का सदस्य बन गया। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है और कोई खास इंपॉर्टेंट आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट ये है और बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह एक मेला के रूप में है। अगर हम लोग बोलते हैं कि एशिया का जो सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा मेला है, तो वो कुंभ मेला है। आपको पता है भारत का में सबसे बड़ा 4 साल में लगता है। अभी 2005 में लगने 2025 में लगने वाला कुंभ मेला। ठीक है, तो ये जो समक्का और समरक्का जठारा मेला जो है, ये कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। मेरा आवाज़ शायद आप लोग को सही से नहीं आ रहा होगा, सॉरी इसके लिए। खैर, अब देखिए, तो यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। कुंभ मेला के बाद यह भारत का दूसरा बड़ा मेला है, लेकिन जनजातीय मेला में यह सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। कौन सा जनजाति इसको मनाता है? तो इसको कोया जनजाति मनाता है। और कोया जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो तेलंगाना में पाया जाता है। ऐसे आपको पढ़ना है। यानी कि समक्का समरक्का जठाला मेला कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय यानी कि कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। अगर पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला कौन सा है, तो यही मेला है, यानी कि समक्का सरक्का जठरा मेला। लेकिन अगर नॉर्मल मेला का बात किया जाएगा तो भारत में यह दूसरा सबसे बड़ा मेला है। सबसे बड़ा मेला कौन है? कुंभ मेला है। ठीक है, सॉरी, ऐसे आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसके बारे में एक बहुत ही प्राचीन कथा है। क्या हो गया मेरा गर्दन? ठीक है, बहुत ही प्राचीन कथा है। प्राचीन कथा यानी कि 12वीं सदी में
शताब्दी में काकतीय राजवंश से इस मेला को जोड़ा जाता है। इस जनजातीय मेला को काकतीय राजवंश, काकतीय शासक के द्वारा के से ही इसको जोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम? काकतीय शासक से ही इसको जोड़ा जाता है जनजातीय मेला को, ठीक है। तो अगर काकतीय शासक से जोड़ा जाता है और काकतीय शासक के बारे में करंट अफेयर्स में आ गया है, तो काकतीय शासन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देख लेते हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट है। काकतीय शासक को देख लीजिए यहाँ पर, ये हम खुद से नोट्स बनाए हुए हैं। काकतीय शासक को हम लोग आंध्र राजवंश कहते हैं, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का शासक थे, आंध्र प्रदेश के ये शासक थे। जैसे कि गणपति देव, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, गणपति देव जो है अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ था, ये किस शासक से जुड़े हुए थे? काकतीय शासक से जुड़े हुए थे। या फिर अलग अलग राजा का नाम दे दिया जाएगा, गणपति देव लिख दिया जाएगा, ये जो है यादव शासक थे, या फिर ये मुगल शासक थे वगैरह, कुछ भी दे दिया जाएगा। तो ये काकतीय, एक सेकंड हो जाइए, थोड़ा सा पॉज करते हैं। हाँ, तो गर्दन थोड़ा सा बैठ गया था, ठीक है। तो काकतीय शासक जो है गणपति देव के बारे में आपको याद रखना जरूरी है, और ये 12वीं सेंचुरी में इनको देखा गया है, ठीक है। काकतीय शासक कब से कब तक थे? तो 1083 से लेकर 1323 ईस्वी तक वारंगल पर शासन किया था। काकतीय शासक के बारे में कहा गया है वारंगल पर शासन किया था, ठीक है। अब देखिए, काकतीय शासकों ने हजार स्तंभ मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने ही बनाया था। रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर इन्होंने ही बनाया था, यानी रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर, हजार स्तंभ मंदिर को ही कहा जाता है, पहली बात है। रामप्पा मंदिर, अभी रामप्पा मंदिर भी अभी हाल ही में बना, खबरों में बना हुआ था, ठीक ना, शायद 2023 में ही बना हुआ था। तो इसको ही बनाने वाला कौन था, थोड़ा सा नेट में आप लोग सर्च कीजिए ना, रामप्पा मंदिर को बनाने वाला कौन था, लेकिन बनाने वाले थे काकतीय शासक ही, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा। जैसे कि हैदराबाद का गोलकुंडा किला जो है, ये भी काकतीय शासकों ने बनाया है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस इतना ही। फिर आपको ये सब पढ़ने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सब पढ़ने का आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, ट्रेवल फॉर लाइफ। ट्रेवल फॉर लाइफ क्या है? देखिए, लाइफ को लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट किससे जोड़ा जाता है, यानी कि लाइफ का तात्पर्य क्या है? ये जो लाइफ है ना, तात्पर्य क्या है? पर्यावरण के लिए जीवन शैली, इसका तात्पर्य है। जैसे कि UNFCCC का 26वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, पता आपको होना चाहिए। दूसरी बात ये है, ये जो है कहाँ पर हुआ था? एकता नगर, गुजरात में हुआ था ना। अब देखिए, 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता नगर गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ का औपचारिक शुभारंभ किया था। COP26 हमें लगता है शायद मिस्र वगैरह में हुआ था, हमको याद नहीं पड़ रहा अच्छा से, लेकिन वहीं पर हुआ था मे भी, है ना। खैर जो भी है, अब देखिए इसमें क्या क्या विशेषता है। इसके तहत, यहाँ देखिए, इसके तहत वर्ष 2028 तक, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसके तहत वर्ष 2028 तक भारत ने न्यूनतम 80% गांवों एवं स्थानीय शहरी निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है मिशन लाइफ के तहत, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना आपको। फिर देख लेते हैं किसने किसने इसको शुरू किया है। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने मिलकर इसको शुरू किया, इसको प्रारंभ किया गया, ठीक है, इनकी भागीदारी से, ठीक है। बस इतना ही समझना है आपको, और ज़्यादा अगर समझना है तो आपको देख लीजिए, इसमें 8 केंद्रीय विषय को चिन्हित किया गया है। कौन कौन सा है? ऊर्जा की बचत है, जल की बचत है, एकल प्रयोग प्लास्टिक का बहिष्कार, अपशिष्ट को कम करना, स्थानीय व्यवसायों और समुदायों का सशक्तिकरण, स्थानीय संस्कृति और धरोहर का सम्मान, स्थानीय खाद्य पदार्थों का सेवन, प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण, ठीक है। बस अब देखिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता, ये कहाँ पर किया गया था? इसके बारे में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है ना। क्या जो भी है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। बस इतना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इधर, देखिए, स्वर्ण श्रेणी में पुरस्कृत गांव, यानी कि कुछ कुछ गांव ऐसा है जिसको लाइफ मिशन के तहत बोलिए या फिर अलग मिशन के तहत बोलिए, स्वर्ण श्रेणी में यानी गोल्ड, मतलब गोल्ड श्रेणी में उसको पुरस्कृत किया गया है। ये गांव कहाँ कहाँ पर, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। जैसे दावर गांव कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। सरमोली उत्तराखंड में, रईक मिजोरम में, कंथालूर केरल में, और मंडला मध्य प्रदेश में। देखिए, रजत श्रेणी से पुरस्कृत जो गांव है उत्तर प्रदेश का क्रोना ग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको ये भी पूरा याद रखना होगा, क्योंकि मे भी ऐसा क्वेश्चन दे दे, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का कोरोनाग्राम जो है ये स्वर्ण श्रेणी से पुरस्कृत है, तो ऐसा गलत है। उत्तर प्रदेश का कोरोनाग्राम जो है रजत श्रेणी से पुरस्कृत है, ठीक है, ऐसा कुछ है। फिर देखिए, भारत ऑर्गेनिक्स बॉन्ड ब्रांड, भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड कब स्टार्ट किया गया था? तो 11 जनवरी 2023 को NOCL के गठन की मंजूरी प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। भारत को जैविक उत्पादों में विश्व में अग्रणी बनाने हेतु राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की स्थापना एक राष्ट्रीय स्तर पर बहु राज्य सरकारी समिति के रूप में की गई है। ये सब क्वेश्चन आने वाला है नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए बता दिए। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में है। अब देखिए, आपको क्या लगता है कि ये सब इम्पोर्टेंट है क्या? ये सब इम्पोर्टेंट है क्या कि 2023 से ही ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ विचार स्टार्ट किया गया था, शुरुआत किया गया था? इससे इम्पोर्टेंट है क्या? ये सब कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखिए, एकात्मता की मूर्ति, एकात्मता की मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अलग अलग यूनिटी स्टेचू ऑफ यूनिटी वगैरह ऐसा कुछ बहुत सारा बनाया गया, ठीक ना, स्टेचू ऑफ इक्वालिटी वगैरह ऐसा कुछ बनाया गया था। तो इसके लिए एकात्मा की मूर्ति भी आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, ठीक है। जैसे कि थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको, देखिए, एकात्मा की मूर्ति, एकात्मता की मूर्ति ये शंकराचार्य के लिए ही है। शंकराचार्य के बारे में माना जाता है कि 18वीं सेंचुरी के वैदिक विद्वान थे। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, अद्वैतवाद के समर्थक थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इन्होंने जो है 4 मठों का स्थापना किया था, कहाँ कहाँ पर? श्रृंगेरी में, पुरी में, द्वारका में और बद्रीनाथ में। बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग। देखिए, करंट न्यूज होते हुए भी कुछ कुछ न्यूज ऐसा बन जाता है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है, मध्य प्रदेश याद रखिए, उसमें ओंकारेश्वर में एक मंदाता पर्वत है। यह प्रतिमा को इसी में स्थापित किया गया है। समझ आ रहा? यानी कि आदिगुरु शंकराचार्य का जो विशाल प्रतिमा है, एकात्मता की मूर्ति जो है, इसको कहाँ स्थापित किया गया? तो मांधाता पर्वत में स्थापित किया गया। मांधाता पर्वत कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। फिर क्या है? इस प्रतिमा में आदि शंकराचार्य को चलने की मुद्रा में दर्शाया गया। देखिए, ये अगर क्वेश्चन 1 2 3 4 में अगर आता है, और अगर आता है कि कितना सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 3 4 सही है, 2 3 सही है, तो फिर ऐसा क्वेश्चन बनने का संभावना बन जाता है, ठीक ना, कि उनका जो दर्शाया गया प्रतिमा को, वो चलने की मुद्रा में दर्शाया गया, ठीक है, ऐसा कुछ है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कांस्य कितना है, पीतल कितना है, शीशा कितना, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता है गुजरात में, इसलिए इसको टिक नहीं किए थे। तिरुवल्लुर प्रतिमा जो है तमिलनाडु में है, खबरों में बना हुआ था, इसलिए हम बता रहे हैं आपको ये सब। गोमेतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक में, हनुमान मूर्ति नई दिल्ली, भगवान मुरुगन प्रतिमा तमिलनाडु, मुरुदेश्वर की भगवान शिव की प्रतिमा ये कर्नाटक। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। फिर देखते हैं हम लोग स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। देखिए, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये अंबेडकर जी की प्रतिमा है, जो पहली बार देश से बाहर अमेरिका में अनावरण किया गया। समझा गया? भारत से बाहर स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत से बाहर का बात किया जाए, भारत में नहीं। समझ में आ रहा है? फिर देखिए, और ये सबको इस सबको शिल्प, देखिए जितना हमको लगता है इस बार ना, इस बार शिल्पकारों का नाम बहुत ज़्यादा आया है। जैसे कि नया पार्लियामेंट बनाया गया था, उसका भी शिल्पकार अलग कोई था, है ना। कौन था ये? शायद JPSC में से कुछ नया हुआ था ना, कोई वो से नाम था, वो से क्या पटेल या क्या तो नाम था उनका, शायद याद नहीं पड़ रहा हमको। तो शायद आ सकता है, ठीक ना, कि इस प्रतिमा के शिल्पकार कौन थे, तो कौन है? तो राम वी सुतार। देखिए, इसको मतलब मजाक से मत लीजिएगा, शिल्पकार वगैरह का भी नाम आ सकता है, मैच द फ्लोइंग वगैरह में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि JPSC में जब आया हुआ है, तो UPSC क्यों नहीं पूछ सकता, ठीक है। खैर, अब देखिए हम लोग चलते हैं राष्ट्र हरित बोर्ड का गठन। राष्ट्र हरित बोर्ड का गठन, देखिए पहली बात तो है कि राष्ट्र हल्दी बोर्ड का गठन। हल्दी बोर्ड का गठन, हल्दी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या है। यह पुष्पीय पादप है, सदाबहार और औषधीय गुणों से युक्त है, हर किसी को पता है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जो हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत जो है
विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक 1 नंबर में, उपभोक्ता 1 नंबर में, निर्यातक भी 1 नंबर में। वैश्विक हल्दी उत्पादन का 75% से भी ज़्यादा भारत में उगाया जाता है। तो अगर ऑप्शन बाय ऑप्शन क्वेश्चन आ जाए कि वैश्विक हल्दी उत्पादन का 50% से ज़्यादा भारत में उगाया जाता है, तो गलत है। 75% से ज़्यादा, यानी कि अगर 80% तक भी अगर ऑप्शन में आता है तो फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है। सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, फिर कर्नाटक है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। स्मरणीय तथ्य आपको ये सब बिल्कुल याद करने का जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाली सब चीज़ से। ठीक है। ठीक है, एक सेकंड, खत्म हो गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। देखिए, खाली अधिनियम और योजनाएं पारित करने से नहीं हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ योजनाएं और अधिनियम पारित करने से नहीं होगा, बहुत कुछ करना होगा। ठीक है, खैर जो भी है। अब देखिए, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है? जैसे कि आपने सुना होगा लोकसभा में 1/3 महिलाओं का आरक्षण का बात किया जा रहा था, बहुत दिनों से किया जा रहा था। कब से किया जा रहा था ये भी पहले आपको जानना जरूरी है। तो महिला आरक्षण संबंधी विधेयक 11वीं लोकसभा से स्टार्ट किया गया था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? H.G. देवगौड़ा जी थे। तो क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि सर्वप्रथम महिला आरक्षण संबंधी विधेयक जो है जवाहरलाल नेहरू के काल में आया था? तो ये तो गलत है। समझ में आ रहा है ना? फिर दूसरी बात कब लाया गया? तो दूसरी बार 12वीं लोकसभा में लाया गया, जब प्रधानमंत्री महोदय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। बड़े अच्छे प्रधानमंत्री थे, इनका बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेता आएंगे, नेता जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन देश बना रहना चाहिए। क्या जो भी है। 13वां लोकसभा यानी कि तीसरी बार 13वीं लोकसभा में उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उस समय 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, विधेयक लाया गया था 1999 में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 50वां संशोधन विधेयक किससे जुड़ा हुआ है? तो महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है, महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ा हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट, और भी बहुत सारा संशोधन विधेयक है, जैसे कि 108वां संशोधन विधेयक भी उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और अभी हाल ही में 128वां संशोधन विधेयक लाया गया था 2023 में, जिसको 106 संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित कर दिया गया। देखिए, विधेयक जब है यानी कि वो लाया गया है, जब अधिनियम बन गया यानी कि उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उसमें हो गया है। समझ में आ रहा है ना? तो कुछ कुछ ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना जरूरी है। यानी कि क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम किससे जुड़ा हुआ है? तो महिलाओं का क्या है वो, मतलब क्या कहते हैं उसको यार, महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक सेकंड। तो ये हो गया, बस खत्म यहीं पर। अब फिर देखिए, कुछ कुछ आर्टिकल्स है वो इंपॉर्टेंट याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, नया संसद भवन बना, और नया संसद भवन में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक को लाया गया, यानी कि ये पहला विधेयक है जिसको नए संसद भवन में लाया गया था। कुछ कुछ आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि 330 का ए, 332 का ए और 3 का ए, यह तीनों अनुच्छेद जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। जैसे कि 330 का ए क्या कहता है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ये VVI लिख के रख लीजिए, ये एग्जाम में आने वाला है 100%। उत्तर प्रदेश में हो, RO में हो या BPSC में हो, ये आएगा तो आएगा जरूर। ठीक है। फिर क्या है? लोकसभा में इसी की बात कर रहे हैं, 330 का एक बात कर रहे हैं। लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरी जाने वाली कुल सीटों की 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित। समझ आ रहा? 332 क्या है? प्रत्येक राज्य की विधानसभा में, राज्य का बात किया जा रहा है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं हेतु सीटों को आरक्षित किया जाना। और अनुच्छेद 3 है। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना जरूरी है। आयुष्मान भव अधिनियम अभियान क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो आयुष्मान भारत का नाम सुना आप? आयुष्मान आयुष्मान भारत का नाम आपने सुना होगा ना, जो 5 लाख रुपया का बीमा वगैरह देता है, ऐसा कुछ। तो उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक ना?
तो इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी, ठीक है, जिन्होंने गांधीनगर गुजरात से इनको वर्चुअल माध्यम से स्टार्ट की थी, ठीक है। बस अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या हम लोग का यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ है जो देख लेते हैं, क्योंकि देखिए टिक जब किए हुए हैं तो इंपॉर्टेंट है 100%। सर्वाधिक संख्या में उपचार कहाँ पर किया गया, यानी कि हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत कार्ड का। आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से, यानी कि PMJAY के माध्यम से सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो बड़े राज्यों में केरल फर्स्ट नंबर पे आता है। आप लोग सोच रहे होंगे यूपी आएगा, क्योंकि यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे पहले केरल है, छोटे राज्यों की श्रेणी में मेघालय है, और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी है। अब अगर हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के संदर्भ में, तो क्या ये यूपी आएगा? हाँ, यूपी नहीं आएगा। सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बड़े राज्यों में असम है, छोटे राज्यों में नागालैंड है, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर विजेता घोषित किया गया है। तो कहीं भी यूपी को टिक करके मत आ जाइएगा, ठीक है। यूपी का जनसंख्या ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वाधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाने वाले लोग वहीं पर होंगे, ठीक है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले ही आ चुका है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, शायद 2023 में आया था लास्ट बार, कि अभी हाल ही में जो है वो मिथुन को जो है उसको खाद्य पशु का दर्जा दिया गया था, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मिथुन की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। मिथुन का मांस का नामकरण वीसी के नाम से हुआ है। वीसी क्वेश्चन आ सकता है कि वीसी अभी हाल ही में खबरों में बना हुआ था, ये किसके मान से जुड़ा हुआ है, तो मिथुन के मान से जुड़ा हुआ, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांची, देखिए जो पैराग्राफ है ना, इसी से क्वेश्चन आ जाएगा, आएगा तो। सांची भारत का पहला सौर शहर सांची है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सांची स्थित बौद्ध स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1989 में। फिर देख लेते हैं यहाँ पर मोढेरा जो गांव है, ये शायद गुजरात में है, हाँ गुजरात में ही है मोढेरा है। तो मोढेरा को जो है पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया, मोढेरा, ठीक है। मोढेरा गांव जो है ना, इंपॉर्टेंट ये भी है बहुत ज़्यादा। फिर देखिए एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा, इसको यहाँ से देखते हैं। अच्छा ये तो कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, डीम्ड विश्वविद्यालय क्या है वगैरह वगैरह आप लोग सब कुछ देख लीजिए, पढ़ लीजिए जो पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए इसको टिक भी नहीं किया हम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, ये मेंस के लिए है। यहाँ से जो हम बता रहे हैं ये मेंस के लिए। अगले 5 वर्षों में यानी 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर PM10 और PM2.5 के स्तरों में 20 से 30% की कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या लगता है ऐसा होगा? हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। देख लीजिए क्या होगा फिर भी। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ से है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या, अगर जिस शहर में कोई शहर ऐसा है जहाँ पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, उसमें सबसे पहले नंबर पर है इंदौर। यानी कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे पहले नंबर पर इंदौर है, यानी इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है जहाँ पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या पाया जाता है। उसी में सेकंड नंबर पर आगरा है। देखिए ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपी के लिए। उत्तर प्रदेश का आगरा ये सेकंड नंबर पर है, ठीक है। अब फिर देखते हैं हम लोग, जो 3 से लेकर 10 लाख के बीच जनसंख्या वाला है, उसमें सेकंड नंबर पर है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अभी और भी है, और भी देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग समग्र देखते हैं, समग्र रंग देखते हैं। सेकंड नंबर पर आगरा बताया आपको हम, 11वें नंबर पर वाराणसी है, यानी कि ये 10 लाख से अधिक का बात किया जा रहा है। 28वें नंबर पर प्रयागराज है, ये आ सकता है, और ये अगर आएगा तो ये आरो में आएगा, ये आरो में आएगा। 24वें नंबर पर लखनऊ है, 23वें नंबर पर कानपुर, 15 मेरठ, 12 गाजियाबाद। आपको कम से कम 2 ऊपर वाला याद रखना होगा, आगरा है सेकंड और वाराणसी है 11, ठीक है। और नीचे से 2 याद रखिए, 28वां है प्रयागराज, 24वां है लखनऊ। आपको क्या, हमको भी याद नहीं रहेगा, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा ना। फिर देखते हैं 3 लाख से लेकर 10 लाख के बीच का। सेकंड नंबर पर बताया भाई मुरादाबाद है, 4 नंबर पर फिरोजाबाद है,
24वें नंबर पर नोएडा है। अभी 24वें नंबर पर कौन था? तो लखनऊ था, ठीक है। 11 नंबर पर गोरखपुर है। तो देख लीजिए आप लोग एक बार, ठीक है ना, जितना याद कर सकते याद कीजिएगा, नहीं याद कर सकते छोड़ दीजिएगा, क्या कर सकते हैं। खैर, अब देखिए, ये हम लोग पढ़ रहे हैं भारत मंडपम के बारे में, भारत मंडपम के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिए। तो भारत मंडपम जो है, इसका नाम भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से प्रेरित है। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में ही किया गया था। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, भारत मंडपम में ही किया गया था, ठीक है। अनुभव मंडप 12वीं सदी में भगवान बसवेश्वर द्वारा कर्नाटक में सार्वजनिक समारोह के लिए स्थापित एक मंडपम था, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में। और ये अष्टधातु धातु वगैरह ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना वगैरह अब कल बताएंगे आपको, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।